रीबर्थ ऑफ लव ऑफ माइन एपिसोड 13। सुबह का वक्त। आरंभ, ये क्या है, आप सुबह सुबह मीटिंग में लग गए? बोलते हुए आराधना जी ने आरंभ के सामने टेबल पर उसकी कॉफी रख दी। छोटी माँ, बस हो गया, एक इंटरनेशनल मीटिंग है और हम इससे अवॉइड नहीं कर सकते। बोलते हुए उसका सारा ध्यान अपने लैपटॉप में था। आराधना जी अपने दोनों हाथ बंद कर बोली, ये कोई बात नहीं हुई। अरे आप बेबी के पापा हैं, आपको तो सबसे पहले तैयार होना चाहिए। आज बेबी का नामकरण है, इतना खास दिन है आपके और केसर के लिए, और आप यहाँ अपने जिम आउटफिट में बैठे हैं। आरंभ लैपटॉप बैंड करते हुए बोला, ओके फाइन, कर दिया हमने बैंड। बोलते हुए उसने अपनी कॉफी का कप उठाया। आराधना जी हल्का सा मुस्कुराती हुई बोली, दैट लाइक अ गुड बॉय। आरंभ आंखें रोल करते हुए बोला, सीरियसली छोटी माँ, गुड बॉय। आराधना जी हंसते हुए बोली, ऑफ कोर्स यू आर। वेल, एक बार आप केसर को भी चेक कर लीजिए वो तैयार है या नहीं। ओके। बोलकर वो स्टडी रूम से बाहर निकल गई। उनके जाते ही आरंभ भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे के अंदर था। उसने ने धीरे से कमरे का गेट अनलॉक किया और अंदर आ गया। बेबी इस वक्त सो रहा था और वो कोई भी आवाज करके उसे उठाने वाला नहीं था। उसने अपनी नजरें पूरे कमरे में घुमाई और उसकी नजर क्लोजेट के दरवाजे पर रुक गई जो कि खुला हुआ था। अंदर से चूड़ियों की धीमी धीमी सी आवाज के साथ किसी मीठी धुन के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। ये सुनते ही आरंभ के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई और वो क्लोजेट की तरफ बढ़ गया। वही क्लोजेट एरिया में केसर अपनी ही धुन में थी। वो आज की पूजा में पहनने के लिए साड़ी ढूंढ रही थी, पर तभी उसे अपने कमर पर किसी के हाथ महसूस हुए। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। जैसे ही उसने गहरी सांस ली और स्ट्रॉन्ग कोलोन फ्रेग्रेंस उसे हिट हुई। केसर ने अपने हाथों उन हाथों पर कस दिए और धीरे से बोली, हुकुम सा। जैसे ही केसर ने उसका नाम कहा, आरंभ की पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई और वो केसर के गर्दन पर किस करते हुए बोला, हम। उद्धरण चिन्ह। वही केसर आरंभ के हर एक टच से पिघल रही थी। आरंभ एक बार फिर से उसके पेशेंस का टेस्ट ले रहा था। वो उसके इतने करीब होते हुए उसकी सबसे सेंसुअल जगह पर किसिस कर रहा था। केसर ने गहरी सांस लेते हुए खुद को संभाला और बोली, हुकुम सा पहले जाए, रेडी हो जाए, वरना लेट हो जाएंगे हम। अच्छा लगेगा क्या अगर बेबी के नामकरण पर उसके मम्मी पापा लेट हो? आरंभ केसर से अलग हुआ और उसने उसे अपनी तरफ घुमाया। उसने उसे ऊपर से नीचे एक नजर देखा। केसर ने स्लीवलेस ब्लाउज और पेटीकोट पहन रखा था और उसके हाथ में एक साड़ी थी जिसे वो आज की पूजा में पहनने वाली थी। आरंभ, जिसकी नजरें अभी भी केसर पर टिकी हुई थी, वो केसर के हाथ से साड़ी लेते हुए बोला, मैं आए। उद्धरण चिन्ह। केसर आरंभ को देखते हुए हैरानी से उससे बोली, हम कर लेंगे हुकुम सा। बोलते हुए उसने आरंभ के हाथ से अपनी साड़ी छीन ली और खुद को कवर कर लिया। आरंभ केसर की कमर को पकड़कर उससे खुद से चिपकते हुए बोला, हुकुम रानी सा, देयर इज नथिंग हियर दैट आई हैव नॉट सीन। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने नहीं देखा है या जो हम देख नहीं सकते। ये सुनते ही केसर का पूरा चेहरा लाल हो गया था। वो आरंभ के कांधे पर हाथ रखते हुए बोली, ऐसी बात नहीं है और आपको। इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि आरंभ ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप करा दिया। इस वक्त वो पूरी तरह केसर के ऊपर झुका हुआ था। इस वक्त केसर के दिल की धड़कन ही बढ़ी हुई थी, जो कि आरंभ भी सुन सकता था। आरंभ ने बिना बोले केसर को ठीक से खड़ा किया और दूसरे हाथ से केसर की साड़ी पकड़ी और साड़ी को अगले ही पल केसर के हाथ से ले ली। केसर कुछ कहती है कि आरंभ उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप करवाते हुए बोला, शुश, लेट मी डू दिस। बोलते हुए आरंभ अपने घुटनों के बल बैठ गया और साड़ी का कोना केसर की पेटीकोट के अंदर डालता है। इसके साथ ही आरंभ के होंठों के कोने ऊपर की तरफ मुड़ गए। वही केसर की आंखें हैरानी बड़ी हो गई। उसकी सांस अटक गई। आरंभ धीरे धीरे केसर के कमर को सहलाते हुए उसके पेट पर किस करने लगा। केसर की पकड़ आरंभ के कांधे पर कस गई। वो अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हुए खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। कुछ पल बाद आरंभ रुका और खड़ा हुआ। उसने साड़ी का पल्लू केसर के कंधे पर डालते हुए केसर की तरफ देखा, जिसकी आंखें झुकी हुई थीं। आरंभ ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया। दोनों की आंखें एक दूसरे से जा मिली, लेकिन आरंभ की नजरों की खुमारी वह ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसके वापस से अपनी नजर झुका ली। आरंभ केसर के फोरहेड पर किस कर बोला, नाउ आई एम मेल्टिंग हुकुम रानी सा। ये सुनकर केसर के चेहरे पर हिया की लाली छा गई। उसने जल्दी से आरंभ के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। आरंभ ने भी उसने अपनी बाहों में भर लिया। कुछ पल खराब दोनों एक दूसरे से अलग हुए। आरंभ केसर को कमर से पकड़कर उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने ले गया और उसके पीछे खड़ा होकर केसर को मिरर से देखने लगा।
केसर ने हल्की नजरें उठाकर मिरर में खुद को और आरंभ को देखा, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। केसर ने पिंक कलर की सिल्क साड़ी पहनी थी और ग्रीन कलर का ब्लाउज पहना था। उसके बाल खुले थे, कानों में ईयररिंग्स, हाथों में गोल्डन कड़े और ग्रीन पिंक मिक्स बैंगल्स और लाइट मेकअप के साथ वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। आरंभ धीरे से झुककर केसर की पीठ पर हल्के से किस कर लिया। केसर की पकड़ अपनी साड़ी पर कह गई। उसका चेहरा कश्मीरी सेब की तरह लाल हो रखा था। केसर ने केसर को एकदम से अपनी तरफ से पलटा। केसर के दोनों हाथ आरंभ के कंधों पर आ चुके थे। वो आरंभ की आंखों देखने लगी। वही आरंभ की नजर उसके होठों पर टिकी हुई थी। आरंभ की नजरों को अपने होठों पर महसूस करते हुए ही केसर की पकड़ आराम के कंधे पर मजबूर हो गई। आरंभ केसर की आंखों में देखते हुए बोला, मे आई किस यू? उद्धरण चिन्ह। केसर बिना कुछ बोले पंजों के बल खड़ी हुई और उन दोनों के होठों के बीच उस 1 इंच के फैसले को खत्म कर दिया। आरंभ ने यह महसूस करते हुए ही केसर के होठों को एक झटके से अपने अंदर कैद कर लिया और रफली पर किस करने लगा। केसर ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। आरंभ ने उसे किस करते हुए पूरी तरह से दीवार से लगा दिया। उसके किस में डोमिनेंस थी जो कि केसर साफ साफ महसूस कर सकती थी। जैसे ही केसर को अपनी सांसें भारी होती हुई महसूस हुई, उसने खुद को धीमे से आरंभ के होठों से अलग किया। केसर ने अपना सर आरंभ के सर से जोड़ लिया और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी बेबी के रोने की आवाज आई। दोनों में साथ में बेबी की तरफ देखा जो अब उठ चुका था। केसर जल्दी से बेबी के पास गई और उसने अपनी गोद उठा लिया। आरंभ ने दोनों को एक नजर देखा और फिर अपने बालों में हाथ फेरते हुए बाथरूम की तरफ चला गया। इधर केसर ने बेबी का डिपर चेंज किया जो खराब हो चुका था। केसर ने पहले से ही उसके लिए नए कपड़े निकाल कर रखे थे जिसे वो बेबी को आज की पूजा में पहनने वाली थी। बेबी इस वक्त केसर के बालों के साथ खेलते हुए केसर को देख रहा था। उसकी नीली आंखें चमक रही थीं। बेबी को रेडी करने के बाद केसर बेबी के माथे पर किस करके बोली, माय बेबी, आज आपकी बुआ आपको एक प्यारा सा नाम देने वाली है। मम्मा तो बहुत एक्साइटेड है, क्या आप भी मम्मा एक्साइटेड हो? केसर के ये कहते ही बेबी खिलखिलाकर हंसने लगा, मानो उससे केसर की बात का मतलब समझ आ गया हो। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और आरंभ बाहर आया। केसर की नजर आरंभ की तरफ चली गई। आरंभ ने इस वक्त ऑफ व्हाइट कलर का इंडो वेस्टर्न कुर्ता पहनना था जिसमें वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। केसर अपने दिल पर हाथ रखकर धीरे से बोली, हे। बोलते हुए उसने अपने होठों को बाइट किया। वही आरंभ ने उसकी इस हरकत को देख लिया था। वो अपने हाथों में वॉच पहनते हुए बोला, डोंट डू दैट हुकुमरानी साहब, बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रखा है। अगर हमारा कंट्रोल खुद पर से हट गया तो फिर आप इस कमरे से बाहर नहीं जा पाएंगे। ये सुनते ही केसर की आंखें बड़ी हो गई। वो हकलाते हुए बोली, हम कुछ नहीं कर रहे, आपको कोई गलतफहमी हुई है। बोलते हुए उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। वही आरंभ है, उसकी इस हरकत है पर अपना सारा नामे हिला दिया। कुछ देर बाद दोनों बेबी को लेकर कमरे से बाहर निकल गए, लेकिन नीचे आते ही आरंभ की आंखें गुस्से से लाल हो गई। आरंभ गुस्से से बोला, क्या हो रहा है यहाँ पर? जोधपुर राजस्थान। सुबह का वक्त। दोनों बेबी को लेकर नीचे आए, लेकिन नीचे आते ही आरंभ की आंखें गुस्से से लाल हो गई। आरंभ गुस्से से बोला, क्या हो रहा है यहाँ पर? आरंभ की गुस्से भरी आवाज सुनकर बेबी रोने लगा और सबका ध्यान उनकी तरफ चला गया था। केसर ने बेबी को अपने सीने से लगा लिया और उससे चुप करवाने लगी। शश नहीं बेबी, नहीं रोते, शश। बोलते हुए वो इधर से उधर घूम रही थी। वही आरंभ गुस्से से सामने खड़े उमंग जी को देख रहा था। लेकिन बेबी के रोने की आवाज सुनते ही उसने एकदम एल से बेबी की तरफ देखा, जो उसके चिल्लाने की वजह से डर गया था और रोने लगा था। आरंभ केसर से बेबी को लिया और इधर उधर घुमाते हुए उसे चुप करवाने लगा। वही केसर अपने चाचा सा को देखने लगी। पगफेरे की रस्म से बाद उसने कभी अपने चाचा चाची और लावण्य को नहीं देखा था। बस इतना पता चला था कि लावण्य का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका था। वही मिस्टर सिसोदिया एक तरफ खड़े थे और सामने खड़े उमंग जी को घूर रहे थे। उमंग जी ने भले ही केसर की जान बचाई थी, लेकिन उनकी ही कार से एक्सीडेंट होने की वजह से केसर की याददाश्त चली गई थी और जब वो केसर को अपने साथ घर लेकर आए तब उनकी पत्नी ने केसर को किसी नौकरानी की तरह ट्रीट किया था। वो ये सब होते हुए देख रहे थे, लेकिन उन्होंने ये सब रोकने की कोशिश नहीं है। उनकी वजह से केसर का पूरा बचपन खराब हो गया। इधर केसर को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। तभी आरंभ उसके पास आया और उसके बेबी को देते हुए बोला, हुकुमरानी साहब, आप बेबी को लेकर बाहर गार्डन में जाइए, इसे अभी आपकी जरूरत है।
केसर ने धीरे से अपना सरहाइन हिला दिया और बेबी को लेकर वहां से चली गई, लेकिन वह इतना तो समझ ही गई थी कि आरंभ उसके सामने कोई बात नहीं करने वाला था। आरंभ में एक नजर सानवी को देखा और फिर उससे भी केसर के पीछे जाने का इशारा किया। सानवी अपने सरहा में हिलाकर केसर के पीछे चली गई। उसके जाते ही आरंभ का गुस्सा सब पर फूट पड़ा। वो गुस्से से बोला, इन्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी? जब हमने इन्हें जोधपुर से निकाल दिया था तो फिर ये इंसान यहाँ क्यों आया है? अनामिक जी कुछ पल रुक कर बोली, आरंभ ये हमारे कहने पर यहाँ आए हैं, हमने इन्हें यहाँ बुलाया है। आरंभ अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए बोला, क्यों बुलाया है अपने इन्हें यहाँ दादी सा? आप नहीं जानते इन लोगों ने हुकुम रानीसा के साथ क्या किया है? अनामिका जी आरंभ को समझाते हुए बोली, हम जानते हैं इन लोगों ने केसर के साथ क्या किया है और हम भी इस चीज के खिलाफ हैं। उद्धरण चिन्ह। लेकिन इन्हें केसर का कन्यादान किया है, एक तरफ से उसके मायके की सारी रस्म इन्हें ही पूरी की है, इसलिए इन्हें इस नामकरण की रस्म में शामिल होना का हक है। आरंभ कुछ बोलता उससे पहले हाय मिस्टर सिसोदिया बोले, रश्मि करने से सच बदल नहीं जाता है। केसर हमारी बेटी है, हमारी और त्रिशा की प्रिंसेस है, वो रूहानी सिसोदिया है और सिर्फ इस इंसान की गलती की वजह से वो हमें नहीं पहचान रही है। तभी कुछ गिरने की आवाज आई, सबकी नजर एक तरफ चली गई जहां फ्लावर पॉट गिरा हुआ था और सामने केसर खड़ी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई और वो टक मिस्टर सिसोदिया को देख रही थी। उसके कानों में मिस्टर सिसोदिया के कहे गए शब्द गूंज रहे थे, केसर हमारी बेटी है, हमारी और त्रिशा की राजकुमारी है, वो रूहानी सिसोदिया है। उद्धरण चिन्ह। उसके दिमाग अचानक से मिस्टर सिसोदिया के साथ बिताए हुए वक्त घूमने लगे। मिस्टर सिसोदिया को देखकर अपनापन वाली फीलिंग आना, उन दोनों की पसंद और नापसंद एक ही होना, उनका केसर के सिर पर प्यार से हाथ फेरना। मिस्टर सिसोदिया धीरे से बोले, प्रिंसेस। केसर के कदम अचानक से लड़खड़ा गए। वो गिरती उससे पहले ही आरंभ ने उसे कमर से पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। केसर ने सिर उठाकर आरंभ की तरफ देख और धीरे से बोली, आपको सब पता था? ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहाने लगे। आरंभ केसर के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम कर बोला, हम पता था लेकिन। केसर बीच बोली, लेकिन क्या हुकुम सा? लेकिन क्या? आपने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, हमसे हमारा ही सच छुपाया। बोलते हुए वो आरंभ से अलग हो गई। अब वो धीरे धीरे रोने लगी थी। मिस्टर सिसोदिया केसर के पास आते हुए बोले, प्रिंसेस, हम आपको सब कुछ बताने वाले थे लेकिन हालात ही ऐसे हो गए कि हम आपको नहीं बता पाए। डॉक्टर ने आपको स्ट्रेस लेने से मना किया था, ये सब जानकर आप परेशान हो जाती हैं, बस इसलिए हमने आपको कुछ भी नहीं बताया। केसर रोते हुए बोली, ऐसा कैसे कर सकते हो आप सब हमारे साथ, और आप हुकुम सा? आपने भी हमें कुछ नहीं बताया। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए उसकी सांसें भारी होने लगी थी। आरंभ केसर के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर बोला, शांत हुकुम रानी सा शांत। देखिए इतना रोना अभी आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। बेबी का ख्याल आते ही केसर ने आरंभ के कुर्ते को अपनी मुट्ठी में भर लिया और खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके आंसू थे जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो अभी हालात में बिल्कुल भी नहीं थी कि कुछ रिएक्ट कर पाए। अगर उससे ज्यादा कुछ और करती तो पक्का टूटकर बिखर जाती, लेकिन अभी उसे खुद को संभालना था, अपने लिए नहीं बल्कि बेबी के लिए। अभी बेबी को केसर की सब ज्यादा जरूरी थी। उमंग जी अपने दोनों हाथ जोड़कर बोलो, हम जानते हैं हमारी गलती माफी के लायक नहीं है। अगर हम चाहते तो हम केसर का बचपन खराब होने से बचा सकते थे, लेकिन हमने उस वक्त कुछ नहीं किया। मेरी अपनी बच्ची नहीं है वाह, लेकिन मैंने दिल से उसे अपनी बच्ची माना है। मैं बस यहाँ मायके की तरफ से इस रस्म में शामिल होने आया हूँ। एक बार नामकरण की पूजा खत्म हो जाए उसके बाद मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा और फिर कभी लौटकर यहाँ नहीं आऊंगा। अनामिक जी सबसे बोली, बंद करो अब, ये सब पूजा का मुहूर्त हो रहा है। पूजा के पहले ये सब होना अपशगुन की निशानी होती है। आराधना जी पराशन होते हुए बोली, कुछ नहीं होगा माँ सा, जो होना था जितना बोला था कोई चुका है, अब बस इस घर में खुशियां ही आएंगी। इधर आरंभ ने केसर का चेहरा अपनी तरफ किया और उसे आंसू साफ करने लगा। केसर ने एक नजर उसे देखा लेकिन वो कुछ बोली नहीं। वो अपनी नाराजगी आराम से जता रही थी। वही मिस्टर सिसोदिया केसर से बात करना चाहते थे, उसे गले से लगाना चाहते थे, लेकिन आदित्य जी ने उन्हें आंखों से ही शांत रहने का इशारा किया, क्योंकि केसर अभी बात करने की हालत में नहीं थी। उसे ये सब डाइजेस्ट करने के लिए वक्त चाहिए था। थोड़ी देर बाद हॉल में पंडित जी आ चुके थे। गद्दे लगे हुए थे, सब लोग बैठे हुए थे। बेबी इस वक्त केसर की गोद में था और वो केसर के बालों से खेलते हुए उसे देख रहा है। आराधना जी पंडित जी को देखते हुए, पूजा शुरू करिए पंडित जी।
आराधना जी की बात सुन पंडित जी पूजा शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद पंडित जी, बच्चे का नाम अ से निकल कर आया है। ये सुनते ही सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। आराधना जी जल्दी से बोली, सानवी आप इसकी बुआ हैं तो बताएं अपने बेबी का क्या नाम सोचा है। केसर ने सानवी की गोद में बेबी को लिया। सानवी ने झुककर बेबी के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर बेबी हंसने लगा। मल्हार सानवी को देखते हुए बोला, क्या नाम रखा बेबी का। सानवी बेबी को देख मुस्कुराते हुए बोली, अद्यंत, अद्यंत प्रताप सिंह, मतलब इन्फिनिट, जिसकी ना तो कोई सीमा है और ना ही अंत। उद्धरण चिन्ह। यह सुनते ही केसर के चेहरे पर हल्की, वो धीरे से बोली, हमारा अद्यंत, माय बेबी। बोलते हुए केसर ने अद्यंत के फोरहेड पर किस कर लिया। आरंभ ने अद्यंत को अपनी गोद में लिया और उसके माथे को चूम कर बोला, अद्यंत प्रताप सिंह। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही अद्यंत एकटक आरंभ की आंखों में देखने लगा। इस वक्त उसकी नीली आंखें चमक रही थी। शायद उसे उसका नाम पसंद आया था। जोधपुर, राजस्थान, रात का वक्त, 4 महीने बीत चुके थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। केसर और आरंभ अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। अद्यंत ऑलमोस्ट 5 महीने का हो चुका था। वो दोनों इस वक्त अपने कमरे में थे और एक दूसरे की बाहों में लेते थे। केसर का सर आरंभ के बाइसेप्स के ऊपर रखा था और दोनों ही एक वाइट बेडशीट के अंदर आराम से सो रहे थे। दोनों की गहरी सांसों से पूरा कमरा गूंज रहा था। आरंभ केसर के काले लंबे बालों को सुलझा रहा था, जिसे कुछ देर पहले तक उसने पूरी तरह से उलझाया था। दोनों की गहरी सांसें, बदन पर निशानियां और बेड की सिलवटें देख कोई भी आराम से कह सकता था कि दोनों ही एक दूसरे के लिए कितने पैशनेट थे। केसर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आरंभ को देखते हुए बोली, हुकुम सा, आपने हमें बालों को उलझा दिया। ये सुनते ही आरंभ ने एक नज़र केसर के मासूम चेहरे को देखा और फिर उसके माथे को चूमते हुए बोला, डोंट वरी हुकुम रानी सा, अगर हमने उलझाया है तो सुलझा भी देंगे। बोलते हुए वो केसर के बालों को आराम से समझने लगा। केसर जो आरंभ की चेहरे की तरफ देख रही थी, वह अचानक बोली, हुकुम सा, एक बात पूछे। हम पूछिए। आरंभ वैसे ही उसके बालों को सुलझाते हुए बोला। केसर धीरे से बोली, हम कभी अलग नहीं होंगे ना। हमारे इतने दुश्मन हैं, कहीं उनकी वजह से हमारे अद्यंत को कुछ नहीं। वही ये सुनते ही आरंभ के हाथ केसर के बालों में रुक गए और वो उसकी बात बीच में काट कर बोला, कुछ नहीं होगा हुक्मरानी सा, आरंभ प्रताप सिंह के होते हुए उसकी इस छोटी सी फैमिली कभी अलग नहीं होगी। केसर धीरे से बोली, प्रॉमिस। बोलते हुए वो बहुत उम्मीद भरी नजर से आरंभ की आंखों में देख रही थी। आरंभ केसर के बालों पर चुंबन कर बोला, मैं वादा करता हूं कि कुछ नहीं होगा और अगर किसी ने कोशिश की भी तो जान से मार देंगे हम उससे। हाँ सुनते ही केसर की आंखें बड़ी हो गईं। वही उसका रिएक्शन देखकर आरंभ टेढ़ा मुस्कुरा दिया। तभी अचानक से अद्यंत के रोने की आवाज आई। दोनों जल्दी से उठकर बैठ गए। केसर ने जल्दी से आरंभ का शर्ट उठाकर पहन लिया। इधर आरंभ भी अपना निचला पैर कर क्रिप के पास गया और उसने अद्यंत को उठ लिया। केसर अपने बालों का गंदा बन बनते हुए बोली, उसे भूख लगी होगी हुकुम सा, आप उसे हमें दीजिए। आरंभ ने अद्यंत को केसर की गोद में दिया और दोनों को एक नजर देखकर कमरे से बाहर निकल गया। इधर केसर अद्यंत को ब्रेस्ट फीड कर रही थी। थोड़ी देर बाद अद्यंत सर उठाकर केसर को देखने लगा। केसर अद्यंत को देख मुस्कुराते हुए बोली, और तो मेरे अद्यंत का टमी फुल हो गया, माय बेबी। बोलकर केसर अद्यंत को बेड पर लेटा देती है। केसर झुककर अद्यंत का मुंह साफ करती है। अद्यंत केसर के खुले बालों को अपनी छोटी छोटी मुट्ठी में भरकर खेलने लगा। ये देखते ही केसर के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। अद्यंत, लगता है आपको मम्मा के बाल कुछ ज्यादा ही पसंद है। ये सुनते ही अद्यंत हंसने लगा। केसर ने उसकी नाक पर किस कर लिया। तभी कमरे का दरवाजा ना और आरंभ बाहर से अंदर आया। उसके हाथ में एक प्लेट थी जिसकी चॉकलेट पेस्ट्री थी। ये देखती ही केसर की आंखें चमक उठी। केसर जल्दी से बोली, माय पेस्ट्रीज, आपको कैसे पता कि हमें ये खाने का मन कर रहा था। बोलते हुए उसने जल्दी से आरंभ के हाथ से वो प्लेट ले ली। आरंभ अद्यंत के दूसरे साइड बैठे हुए बोला, क्योंकि हम आपको आपसे ज्यादा जानते हैं हुकुमरानी सा। बोलकर कर उसे अद्यंत की तरफ देखा, जो उसकी उंगली पकड़कर उससे खेल रहा था। ये देखते ही आरंभ के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। आरंभ ने झुककर उसके माथे पर चुंबन कर लिया। अद्यंत के फेस पर स्माइल आ गई। इधर केसर अपनी पेस्ट्री खा रही थी और अद्यंत उसे कहते हुए उसे अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों से देख रहा था। केसर अद्यंत को देखकर बोली, सॉरी बेबी, लेकिन मम्मा अभी आपको ये नहीं दे सकती। आप थोड़े बड़े हो जाओ फिर खाना, लेकिन ज्यादा नहीं। आरंभ उसके बालों को कान के पीछे तक करते हुए बोला, आराम से।
केसर खाते हुए बोली, बट इट्स माई फेवरेट। थोड़ी देर बाद उसने अपनी पेस्ट्री खत्म कर दी और नाइट स्टैंड के रख दिया। केसर ने आगे बढ़कर आरंभ के गाल पर हल्की सी किस कर ली। वही ये देखा, हाय पता नहीं क्यों लेकिन अत्यंत रोने लगा। केसर ने जल्दी से झुककर उसके भी गाल पर किस कर लिया। हाँ, देखते ही आरंभ ने अपना सर ना में हिला दिया और धीरे से बोला, पॉसेसिव लाइक मी, ऑब्वियसली मेरा बेटा है तो हरकतें मुझ पर आओगी ही ना। ये सुनते ही केसर को हंसी आ गई। केसर आरंभ की तरफ देखकर बोली, क्या आज ये हमारे साथ है, यहां सो सकता है प्लीज। आरंभ अपनी आंखें छोटी कर केसर को घूने लगा। केसर पिल्ला फेस बनाते हुए बोली, प्लीज ना, आज भर उसे हमारे साथ सोने दीजिए ना। आरंभ को केसर को गले लगाने की आदत थी, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकता था। अद्यंत ऑलरेडी सोकर उठा था तो वो अभी फिलहाल तो सोने वाला नहीं था। क्या आप चुपचाप अपनी साइड बेड पर लेट गया। केसर भी दूसरी साइड लेट गई। अद्यंत दोनों के बीच में सोया हुआ था। केसर ने अद्यंत के फोरहेड पर किस कर लिया। करीब 1 घंटे के अंदर तीनों सो गए। जोधपुर, राजस्थान। अगली सुबह आज सानवी और मल्हार की शादी थी। उनकी शादी केसर की डिलीवरी और उस इंसिडेंट की वजह से पोस्टपोन हो गई थी, लेकिन फाइनली आज वो दिन आ ही गया था जिसका सानवी और मल्हार कब से वेट कर रहे थे। पूरे राजमहल में शादी की तैयारियां चल रही थी। सब अपने अपने काम में बिजी थे। आरंभ ऑफिस गया हुआ था क्योंकि आज उसके एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। रात को वो पूरा टाइम अपनी फैमिली को देने वाला था, इसलिए अब इस काम को निपटाना जरूरी था। वहीं केसर आद्यंत के साथ घर पर ही थी, इवन अपने कमरे में ही थी। नीचे बहुत सारे लोग आए हुए थे और आद्यंत उन लोगों को देखकर परेशान हो गया था। बच्चा था वो, इतने सारे लोगों को देखने के बाद उसका परेशान होना जायज था। पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। शादी के लिए एक प्रॉपर वेडिंग हॉल बुक किया गया था। सारे घरवाले और सानवी पहले ही निकल चुके थे। बस केसर और आद्यंत उनके साथ नहीं गए थे क्योंकि आरंभ उन्हें पिक करने आने वाला था। केसर इस वक्त लिविंग एरिया में आद्यंत के साथ बैठी हुई थी। उसने उस वक्त पर्पल कलर का एक प्रॉपर राजस्थानी लहंगा पहना रखा था। उसने आद्यंत को भी पर्पल कलर का प्रॉपर राजस्थानी कुर्ता और पजामा पहनाया था। इसमें उसने उसके कंफर्ट का भी अच्छे से ध्यान रखा था। केसर आद्यंत के गाल पर किस करके बोली, बेबी मुम्मा तो पापा का वेट करते करते थक गई, आपके पापा भी नहीं। लगता है आपके पापा भूल गए कि उनकी वाइफ और उनका छोटू सा बेबी उनका वेट कर रहे हैं। वहीं केसर की बात सुनते ही आद्यंत हंसने लगा। उसे हंसते देख केसर के फेस पर भी स्माइल आ गई। वो आद्यंत के नोच पर किस करते हुए बोली, माय बेबी। तभी बाहर से कार रुकने की आवाज आई। केसर की नजर दरवाजे की तरफ चली गई जहां से आरंभ अंदर आ रहा था। केसर आद्यंत को बेबी स्विंग में सुलाकर सोफे के खड़ी होकर बोली, आप आ गए। इतनी देर कौन लगाता है। यह नहीं कि बहन की शादी है तो थोड़ा जल्दी आ जाए, लेकिन नहीं, आपको तो आपके काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। जब देखो बस काम काम काम। काम के चक्कर में ये क्यों भूल जाते हो, घर पर एक बीवी है जो आपका वेट कर रही है। वो अभी बोल ही रही थी कि आरंभ ने उसे एकदम से अपने करीब खींच लिया और उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख दिए। केसर की आंखों में हैरानी से बड़ी हो गई। आसपास सर्वेंट थे जो काम कर रहे थे। केसर ने तिरछी नजरों से उन लोगों की तरफ देखा जो अब सर झुकाए वहां से दूसरी तरफ चले गए थे। केसर ने एम्बेरसमेंट में अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन आरंभ को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो लगातार उसके होंठ पर किस किए जा रहा था। केसर ने आरंभ के कॉलर को कसकर अपनी मुट्ठी में भर लिया। उन दोनों के होंठ आपस में उलझे हुए थे। आरंभ का एक हाथ केसर के बालों में था, वही दूसरा हाथ उसके गाल पर था। आरंभ के हाथ केसर के बालों में उलझते जा रहे थे और फिर एकदम से उसने केसर के बालों को अपनी मुट्ठी में उलझा लिया था। उसके ऐसा करते ही केसर के होंठ हल्के से खुल गए। ये फील करते ही आरंभ ने अपनी टंग को केसर के मुंह के अंदर डाल दिया और उसके हर एक कोने को एक्सप्लोर करने लगा। दोनों की आंखें बंद थी और दोनों ही एक दूसरे के होठों के साथ खेल रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे और पूरी तरीके से एक दूसरे में खोए हुए थे। उन दोनों के टांज आपस में उलझी हुई थी। हर बढ़ते वक्त के साथ दोनों की किस और भी इंटेंस हो रही थी। थोड़ी देर के बाद आरंभ केसर से अलग हुआ। उन दोनों के होठों पर सलाइवा लगा हुआ था। आरंभ केसर के सिर से अपना सिर जोड़कर बोला, कितना बोलती है आप, थोड़ा सांस तो लेती। केसर अपनी आंखें खोलकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए बोली, हाँ तो इसका मतलब ये तो रही है, क्या आप हमें ऐसे सबके सामने किस कर लेंगे। ये तो गलती बात है ना, सब हमें देख रहे थे। आरंभ अपनी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए बोला, हम अपनी बीवी को किस कर रहे थे, किसी और को नहीं। आप रेडी हैं तो चले। केसर जल्दी से बोली, हम तो कब से रेडी थे।
बोलकर उसने आद्यंत को अपने गोद में उठा लिया। कुछ ही देर में दोनों वेडिंग हॉल के लिए निकल चुके थे, लेकिन कोई था जिसने निकलने वक्त उनकी फोटो क्लिक करके किसी को भेज दी थी। वेडिंग हॉल। सानवी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हुई थी। उसने रेड कलर का ब्राइडल लहंगा पहना था, साथ ही ब्राइडल मेकअप। वो खड़ी हुई, तभी आराधना जी उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, अब लग रहा है कि हमारी प्रिंसेस पूरी तरह से तैयार है किसी की क्वीन बनने के लिए। ये सुनते ही सानवी का पूरा चेहरा लाल हो गया। तभी कमरे का दरवाजा खुला और आरंभ अंदर आया। सानवी उसकी तरफ देखने लगी। आरंभ उसके पास आया। उसके हाथ में एक बॉक्स था। उसने उस बॉक्स को ओपन किया। उसने एक राजस्थानी वर्क वाला दुपट्टा था। आरंभ उसे वो दुपट्टा सानवी को उठाकर बोला, ये स्वर्णा माँ का दुपट्टा है, उन्होंने अपनी शादी में पहना था, उनकी विश थी जब आपकी शादी हो तो वो इसे आपको देगी। अब वो नहीं है तो उनकी विश को पूरा करना हमारा हक है। ये कहते हुए उसने सानवी के फॉरहेड पर किस किया। सानवी उसके सीने से लगाकर सुभागते हुए बोली, भाई साहब हम आपको बहुत मिस करेंगे। इसमें मिस करने वाली कौन सी बात है? आप कौन सा दूर जा रही है? आप तो बस अपने राजमहल से निकलकर सामने वाले राजमहल में जा रही है, जो आपके पति का है। ये कहते हुए आरंभ सानवी से अलग हुआ और उसके आंसू साफ किए। सानवी धीरे से बोली, लेकिन फिर भी हमें आपकी याद आएगी। ये सुनते ही सबके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। तभी केसर अंदर आते हुए बोली, पंडित जी बुला रहे हैं, चले। आरंभ सानवी को बाहर लेकर बाहर गया। मल्हार की नजर जैसे ही सानवी की तरफ गई, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। आते भी क्यों ना, आज उसकी मोहब्बत पूरी तरह से जो उसकी होने वाली थी, जिसका सपना लगभग उसने तब से देखा था, जो वो पहली बार सानवी से मिला था। सानवी मल्हार के पास बैठते हुए अपने मन बोली, फाइनली आज मेरा इंतजार खत्म हुआ, आज मैं पूरी तरह से मल्हार की हो जाऊंगी। ये कहते हुए उसने मल्हार की तरफ देखा, जो मुस्कुराते हुए पहले से ही उसे देख रहा था। केसर सानवी और मल्हार को देख रही थी, तभी किसी ने उसे पीछे से आकर अपने बाहों में भर लिया। केसर के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो बिना मुड़े बोली, दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना हुकुम सा। आरंभ केसर के कान में बोला, हमम हुकुम रानी सा। बोलकर आरंभ ने केसर के कान पर किस कर लिया। केसर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो आरंभ की तरफ पलटकर बोली, यह क्या कर रहे हैं आप हुकुम सा? आरंभ केसर के चेहरे पर झुकते हुए बोला, वही जो हमारा मन कर रहा है हुकुम रानी सा। बोलकर आरंभ ने केसर के फोरहेड पर किस कर लिया। केसर का पूरा चेहरा लाल हो गया। तभी आराधना जी उन दोनों के पास आते हुए बोली, केसर आद्यंत को संभालिए, हमें पंडित जी बुला रहे हैं। आरंभ ने आद्यंत को अपनी गोद में ले लिया। आरंभ की गोद में आते ही आद्यंत की आंखें चमक गई। हमेशा ही ऐसा होता था, जब भी आरंभ आद्यंत के आसपास रहता था, वो कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो जाता था। केसर दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, आद्यंत आपके से कुछ ज्यादा ही अटैच्ड है, देखिए आपको देखते ही कैसे वो एक्साइटेड हो गया। आरंभ ने आद्यंत को अपने सीने से लगा लिया और उसके सिर पर किस करके बोला, जिंदा था मगर अधूरा था, फिर आप हमारी जिंदगी में आए और हमारी अधूरी जिंदगी को पूरा कर दिया, और फिर हमारा बच्चा हमारी दुनिया में आया और उसने हम दोनों को पूरा कर दिया। ये कहते हुए आरंभ ने एक हाथ से केसर को अपनी बाहों में भर लिया। केसर आरंभ की आंखों में देखते हुए बोली, और अब हमारी एक छोटी सी फैमिली हमेशा खुश रहेगी। आरंभ केसर के बालों पर किस करके बोला, और उनकी खुशियों को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी हमारी होगी। फंक्शन तो पूरी रात चलने वाला था, लेकिन आद्यंत इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर परेशान हो चुका था। रो रो कर उसने अपनी हालत खराब कर ली थी। इसलिए आराधना जी और आदित्य जी को इन्फॉर्म करके केसर और आरंभ आद्यंत को लेकर वापस राजमहल के लिए निकल चुके थे। कार में केसर ने आद्यंत के कपड़ों को चेंज करके उसे नाइट सूट पहना दिया था। वह आद्यंत के लिए एक्स्ट्रा कपड़े अपने साथ लेकर आई थी। इस वक्त केसर आद्यंत को ब्रेस्टफीड कर रही थी। थोड़ी देर बाद केसर ने सर झुकाकर आद्यंत को देखा, जो सो चुका था। केसर आद्यंत को देख मुस्कुराते हुए बोली, ओ माय बेबी। बोलकर उसने आद्यंत के माथे पर किस कर लिया। केसर ने आरंभ को देखा, जो ड्राइविंग कर रहा था। वो अभी आरंभ से कुछ कहती है कि उनकी गाड़ी एक झटके से रुक गई। केसर धीरे से बोली, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी आपने? अब इस कार को क्या हुआ? ये कहते हुए आरंभ ने फिर से कार स्टार्ट करने की कोशिश की, पर कार स्टार्ट ही नहीं हुई। उसने एक नज़र केसर को देखा और फिर बोला, हम बाहर से देखकर आते हैं। और ये कहते ही वो कार से निकल बोनट की तरफ बढ़ गया। उसने जैसे ही बोनट उठाया, कार से हल्का हल्का स्मोक निकल रहा था,
जिसे देख आरंभ की आंखें रोल हो गई और उसने अपने हाथ मारते हुए कहा, SH-T गाड़ी खराब हो। उसने अभी इतना ही कहा था कि वो एकदम से बीच में रुक गया और उसकी आंखें डार्क हो गई क्योंकि कार के अंदर कोई भी नहीं था, ना केसर और ना ही आद्यंत। करीब 2 घंटे बाद केसर की आंखें धीरे धीरे खुली। आंखें खोल उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई। वो इस वक्त एक चेयर पर बंधी हुई थी। वो इस वक्त किसी खंडार जैसी जगह पर थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहां पर थी। तभी सामने से आवाज आई, हेलो हुकुम रानी सा। केसर ने तुरंत सामने देखा। वो धीरे से बोली, चाची सा, आप हमें यहाँ के कराए हैं? वो क्या है ना हुकुम रानी सा, आपके पति ने मुझे ये करने के लिए मजबूर कर दिया। मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी आपके साथ, बस आपने एक गलती कर दी। ये कहते हुए वो केसर के पास आए। वो केसर के चारों तरफ घूमते हुए बोली, तुमने उस इंसान के बच्चे को जन्म दिया जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। तुम्हारे बच्चे उसे नहीं आना चाहिए था इस दुनिया में। मधु जी की ऐसी बात सुनते ही केसर की आंखें नम हो गईं। कोई एक बच्चे से इतनी नफरत कैसे कर सकता है? तभी केसर को कुछ याद आया। वो घबराते हुए बोली, हमारा बच्चा, हमारा अद्यंत, वो कहाँ है? आह आह, तो एक माँ को अपने बच्चे की याद आ ही गई। परेशान मत होइए हुकुम रानी सा, जिंदा है, मारा नहीं है मैंने उसे अभी तक। मधु जी ने अभी इतना ही कहा था कि केसर बीच में चिल्लाते हुए बोली, चुप, बिल्कुल चुप। अगर हमारे बच्चे के लिए एक शब्द अपने मुंह से निकाल लेना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। ये सुनते ही मधु जी हंसने लगी। तभी सामने से रोने की आवाज आए। केसर का ध्यान सामने की तरफ चला गया, जहां एक आदमी अद्यंत को अपनी लप में लिए खड़ा था। केसर धीरे से बोली, हमारा बच्चा। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके गाल पर आ चुके थे। केसर ने चिल्लाते हुए बोली, प्लीज, उस मासूम ने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? उसे छोड़ दो। हमसे दुश्मनी है ना तो फिर उसे जाना दो। हमारे साथ जो करना है करो, लेकिन हमारे बच्चे को छोड़ दो। मधु जी ने एकदम से केसर के बालों को मुट्ठी में भरा और उसके बालों को जोर से खींचते हुए बोली, आवाज नीचे, ये तुम्हारे राजमहल नहीं है। ध्यान से देखो सामने, सामने तुम्हारी मौत खड़ी है। केसर ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। वही मधु जी ने एकदम से उसके बालों को छोड़ा। इस चक्कर में केसर सर चेयर के एक तरफ से टकरा गया। उसके सर पर चोट लग गई। मधु जी गुस्से से बोली, तुम और तुम्हारा बच्चा आज यहाँ है तो सिर्फ तुम्हारे पति की वजह से। आरंभ प्रताप सिंह उर्फ हुकुम सा ने मेरे पति को जलील करके राजमहल से निकाल दिया था। नफरत हो गई थी मुझे तुम्हारे पति। इसके बाद भी वह नहीं रुका, उसने मुझसे मेरा बेटा भी छीन लिया। जब वह नहीं रुका तो मैं क्यों रुकूं? सिर्फ उसकी वजह से मैंने अपना बेटा और पति दोनों खो दिया। अब उसकी बारी, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मारकर उसे तड़पते हुए देखना है मुझे। ये कहते हुए उसने अपने हाथ में गन उठा ली। उसने केसर की तरफ गन पॉइंट किया और ट्रिगर बढ़ा दिया, लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर ऊपर की तरफ कर दिया और वो गोली ऊपर सीलिंग में जा लगी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? कहा था ना मेरे आने का इंतजार करना। लेकिन नहीं, मैं ये कैसे भूल गया, तुम भी तो अपने पति और बेटे की तरह बेवकूफ हो। ये कहते हुए उसे आदमी ने केसर की तरफ देखा जो सवालिया नजरों से उसे देख रही थी। मधु जी चिल्लाते हुए बोली, क्यों रोका मुझे? कहीं तुम्हारा इसे मारने का प्लान तो नहीं बदल गया? कहीं ये सोचकर इस पर तराश तो नहीं आ गया कि ये तुम्हारी अधूरी मोहब्बत की बेटी है? ये सुनते ही धीरज के एक्सप्रेशन बुरी तरह से बदल गए। वो केसर के पास आया और गौर से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, बिल्कुल अपनी मां पर गई हो, उसकी तरफ खूबसूरत। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक गंदी हंसी नजर आ रही थी। उसकी बात कसकर केसर ने हाथों की मुट्ठी बना ली, पर कुछ बोली नहीं। धीरज केसर से दूर हुआ और उस आदमी के पास गया जिसके पास अद्यंत था। वो अद्यंत को अपनी गोद में लेकर उस आदमी से बोला, ध्यान रहे कोई यहां तक पहुंच न पाए। केसर चिल्लाते हुए बोली, मेरा बच्चे को छोड़ दो प्लीज। केसर के ये कहते ही अद्यंत की रोने की आवाज आने लगती है। केसर बेचैनी से उसे देखने लगी। अद्यंत आंसू भारी आंखों से केसर की तरफ देख रहा था। आपके इंग्लिश टेक्स्ट का हिंदी अनुवाद यह है। है ये तड़प, यही तो चाहिए था मुझे। किसी वक्त पर मैं भी तड़पा था त्रिशा के लिए। मैं गिड़गिड़ाया, रोया, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी। उसने मेरे ऊपर उस अधिराज सिसोदिया को चुना। ये सुनते ही केसर एकदम से उसे देखने लगी। उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधले विजन्स आ रहे थे, जिसका मतलब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। धीरज हंसते हुए बोला, बिल्कुल सही सोच रही हो तुम। मैं वही हूं जिसने तुम्हारी मां को मारा, तुम्हें किडनैप किया, तुम्हें तुम्हारे परिवार से दूर किया। लेकिन अफसोस, तुम बचकर मेरे हाथ से निकल गई। लेकिन तुम्हारी बुरी किस्मत एक बार फिर तुम्हें वही लेकर आ गई जहां तुम्हें नहीं आना चाहिए था। आरंभ प्रताप सिंह, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन।
केसर धीरे से बोली, क्या चाहते हो तुम? ये सुनते ही धीरज के चेहरे पर एक गंदी सीन हंसी ने जाग ली थी। वो केसर की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम्हारी और तुम्हारे पति की मौत, लेकिन मैं इस बच्चे को अनाथ नहीं करना चाहता, तो सोच रहा हूँ इसे भी तुम दोनों के साथ ही खत्म कर दो, क्योंकि अब यहाँ तो एक हैप्पी फैमिली का ड्रीम पूरा नहीं हो सकता, तो ऊपर जाकर हंसी खुशी तीनों साथ रहना। ये सुनते ही केसर ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। केसर गुस्से से बोली, छोड़िए नहीं हुकुम सा तुम लोगों को। ये सुनते ही धीरज हंसने लगा। वो हंसते हुए बोला, अगर वह यहाँ आ भी गया तो जिंदा लौटकर नहीं जा पाएगा, उसका भी इंतजाम कर रखा है मैंने बाहर। तभी मधु जी उसके पास आई और बोली, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, आरंभ किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है, हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन इससे पहले इन दोनों का इंतजाम करना होगा। ये सुनते कि केसर एकदम से परेशान हो गई। वो चिल्लाते हुए बोली, नहीं नहीं प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो, चाहे तो मुझे मार दो प्लीज मेरा बच्चा। केसर की आवाज सुनते ही अद्यंत भी तेज तेज रोने लगा। धीरज हंसते हुए बोला, अगर वो यहां भी गया तो जिंदा लौटकर नहीं जा पाएगा, उसका भी इंतजाम कर रखा है मैंने बाहर। धीरज हंसते हुए बोला, व्हाट एन इमोशनल सीन। ये कहते हुए वो और मधु दोनों ही हंसने लगे। धीरज ने अद्यंत से कहा, रोनो आ रहा है, मम्मा पापा के पास जाना है, तो जाओ। ये कहते हुए उसने अद्यंत को हवा में उछाल दिया। अद्यंत, केसर जो से चिल्लाई और अपनी आंखें बंद कर ली। जो आगे होने वाला था वो कोई भी माँ अपनी आंखों से देखने से अच्छा मर जाना पसंद करती। थोड़ी देर बाद जब कोई आवाज नहीं आई तो केसर ने हल्के से आंखें खोलकर सामने देखा। उसकी नीली आंखें आरंभ की काली गहरी आंखों से टकरा गई। केसर रूंधे गले से बोली, हुकुम सा। ये कहते हुए उसकी नजर अद्यंत के ऊपर गई, जिसे आरंभ ने अपने लप में पकड़ा हुआ था। अद्यंत आरंभ के सीने से लगकर जोर जोर से रो रहा था। शांत बच्चा शांत, कहते हुए आरंभ धीरे धीरे अद्यंत की पीठ को सहला रहा था। तभी केसर तेज आवाज में बोली, हुकुम सा। उसने अभी इतना कहा ही था कि आरंभ ने अपना हाथ पीछे करते हुए चाकू को पकड़ लिया। केसर की तो मनोसांसें ही थम चुकी थी। आरंभ ने एक झटके से मधु जी को अपने सामने किया और बिना उन्हें कोई मौका दिए वो चाकू सीधे उनके गर्दन में धंसा दिया। एक ही पल में उसकी सांसें थम चुकी थी। आरंभ ने अपनी लाल आंखों से धीरज की तरफ देखा। मुझे पता था तुम यहाँ आ ही जाओगे, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी यहाँ आ जाओगे। लेकिन कोई बात नहीं, अब आ ही गए हो तो तीनों साथ में मरोगे। ये कहते हुए धीरज अपने कदम पीछे ले रहा था। आरंभ ने अद्यंत को वहीं टेबल पर सुला दिया और धीरज की तरफ बढ़ते हुए बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों की जिंदगियों के साथ खेलने का, उनसे उनका परिवार छीनने का। ये कहते हुए वो धीरज के पास आ चुका था। धीरज कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही आरंभ ने उसके फेस पर एक पंच दे मारा। धीरज 2 कदम लड़खड़ा गया। वो हंसते हुए बोला, कुछ नहीं बिगाड़ सकते अब तुम मेरा। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम यहाँ से अपनी बीवी और अपने बेटे को बचा कर ले जाओगे तो तुम गलत हो। बम लगा हुआ है तुम्हारी बीवी की जैकेट में। ये सुनते ही आरंभ ने एक नज़र केसर को देखा, जो लाचारी से उसे देख रही थी, और फिर उसने धीरज की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर कोई पछतावा कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उसे यही तो करना था। आरंभ एकदम से उसका कॉलर पकड़कर बोला, अगर यही कहानी का अंत है तो आज तू भी मरेगा। बोलते हुए उसने धीरज को मारना शुरू कर दिया। वो बिना रुके धीरज को मारे जा रहा था। मार खाते खाते धीरज की हालत लगभग अधमरी हो गई थी। वो आरंभ को रोकना चाह रहा था, लेकिन आरंभ रुक ही नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद उसने झटके से धीरज को धक्का दिया। धीरज सीधे नीचे गिर गया और उसके सर पर चोट लगी और वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। आरंभ जल्दी से केसर के पास आया, उसके जैकेट को ध्यान से देखने लगा जो उसे ऊपर से पहनाया गया था। उसने वापस से केसर की तरफ देखा, जो आंसू भरी आंखों से उसे देख रही थी। केसर धीरे से बोली, हुकुम सा प्लीज चले जाइए यहां से। ये सुनते ही आरंभ तेज आवाज में बोला, कोई बकवास नहीं सुननी हमें आपके मुंह से। केसर रोते हुए बोली, यह कोई बकवास नहीं है हुकुम सा, आप प्लीज अद्यंत को यहां से लेकर चले जाइए, उसे जरूरत है आपकी। आरंभ अपना सिर केसर के सिर से जोड़कर बोला, उसे उसकी मां की भी जरूरत है, सुनना आपके, हम बाहर जाएंगे और साथ में बाहर जाएंगे। ये कहते हुए आरंभ ने केसर की हाथ और पैर की रस्सियां खोल दी। आरंभ ने उस जैकेट की जिप को अनलॉक किया और अंदर बम को देखा। बम में टाइमर लगा हुआ था, अब सिर्फ 10 मिनट ही बचे थे। तभी अद्यंत के रोने की आवाज आई। उन दोनों की अद्यंत की तरफ चली गई। इस वक्त चाहकर भी उसके पास नहीं जाते, वो बस लाचारी से अपने बच्चे को देख सकती थी। आरंभ ने अपने फोन में कुछ किया और वापस से बम की तरफ देखा, जहां 2 वायर लगे हुए थे।
जो रेड और ब्लू कलर्स में थे। अब सिर्फ 5 मिनट ही बचा था। धीरे धीरे टाइम निकल रहा था। वहीं आरंभ उस बम को डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद उसने एकदम से रेड वायर को काट दिया और इसी के साथ ही टाइमर की स्पीड बढ़ गई। केसर डरते हुए बोली, हुकुम सा ये टाइमर। ये सुनते ही आरंभ ने केसर की तरफ देखा। वो धीरे से बोला, ये बम डिस्कनेक्ट नहीं हो सकता। केसर आरंभ को आंसू भरी आंखों से देखते हुए बोली, प्लीज चले जाइए यहां से हुकुम सा। हमारे बच्चे को आपकी जरूरत है। ऐसा कोई ख्याल भी आपके दिमाग पर नहीं आना चाहिए हुकुमरानी सा। हमें और हमारे बच्चे हैं, दोनों को ही आपकी जरूरत है। कहीं नहीं जा रहे हम और आपको छोड़कर बिल्कुल भी नहीं। ये सुनते ही केसर ने लाचारी से अपनी आंखें बंद कर ली। इधर मल्हार ने उसी खंडर के बाहर अपनी कार रोकी। वो जल्दी से बाहर निकला। उसके साथ आदित्य जी और अधिराज जी भी थे। वो तीनों खंडर की तरफ बढ़ गए। उनमें से कोई भी खंडर के पास पहुंच पाता कि एक जोरदार धमाके की आवाज आए और इसके साथ ही वो खंडर उनकी आंखों के सामने टूटकर गिर गया। 3 साल बाद मॉरिशस। एक अंधेरे कमरे में एक बड़ा सा प्रोजेक्टर लगा हुआ था और सामने एक स्क्रीन पर हॉरर मूवी चल रही थी। तभी अचानक स्क्रीन के सामने चुड़ैल आ गई। उद्धरण चिन्ह। चिल्लाते हुए एक औरत ने अपने पास बैठे बच्चे को हक कर लिया और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। मॉम, आप इतनी बड़ी हो गई हो और अब भी आपको हॉरर मूवी देखने में डर लगता है। डैड ना बिल्कुल सच कहते हैं, आप बिल्कुल बच्ची हो। ये कहते हुए उस बच्चे ने रिमोट से कमरे की लाइट्स ऑन कर दी। उस बच्चे ने सर घुमाकर उस औरत की तरफ देखो जो अपने हाथ बंधे उसे अपनी नीली आंखों से घूर रही थी। बेबी, कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगे हो आप आजकल। ये कहते हुए उस औरत ने प्रोजेक्टर ऑफ कर दिया। वो बच्चा बेफिक्री से बोला, पर मॉम, मुंह तो बोलने के लिए ही होता है ना। उद्धरण चिन्ह। वो औरत अपनी आंखें घुमाते हुए बोली, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही स्मार्ट नहीं बन रहे अपनी मॉम के साथ। उद्धरण चिन्ह। वो बच्चा अपनी मासूम शक्ल बनाकर बोला, पर मैं तो ऑलरेडी स्मार्ट हूं ना मॉम। ये सुनते ही उस औरत ने उसे घूर कर देखा। मॉम, मैं आपकी ब्लू आइज से नहीं डरता क्योंकि मेरी खुद की आइज ब्लू है। बोलकर वो जल्दी से बेड से खुद गया और भागते हुए कमरे से बाहर निकल गया। वो औरत जल्दी से बोली, आद्यंत बेबी, संभाल कर, ऐसे नहीं भागते लग जाएगी। ये कहते हुए उसकी नजर सामने लगे मिरर की तरफ चली गई और वो चुप हो गई। नीली आंखें, खूबसूरत चेहरा और लंबे बाल, स्किनी जीन्स और टी शर्ट के साथ कैमल कलर का ओवरकोट पहने हुए केसर आज भी बिल्कुल पहले की तरह लग रही थी। वो मिरर के पास आई और खुद को देखते हुए बोली, वक्त कितनी जल्दी गुजर गया और अब ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। बोलकर उसने गहरी सांस ली और कमरे से बाहर निकल गई। इधर आद्यंत भागते हुए नीचे आया और स्टडी रूम की तरफ चला गया। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर आते हुए बोला, डैड, कहाँ हो आप? ये बोलते हुए वो रुक गया। उसने सामने देखा जहां आरंभ सोफे पर बैठा हुआ था और शायद इस वक्त वो किसी इंटरनेशनल वीडियो कॉन्फ्रेंस पर था। गाइज, नाउ मीटिंग इज ओवर। फॉर एनी डिटेल्स यू कैन कॉन्टेक्ट माई असिस्टेंट। नाउ गुड बाय। बोलकर आरंभ ने लैपटॉप बंद किया और फिर आद्यंत की तरफ देखा। आई एम सॉरी डैड, मेरी वजह से आप डिस्टर्ब हो गए। मॉम ने मुझसे कहा था आप मीटिंग कर रहे हो लेकिन मैं भूल गया। ये बोलते हुए उसने अपना सर झुका लिया। आद्यंत बेबी, कॉम हियर। आरंभ में आद्यंत को अपने पास आने का इशारा किया। आद्यंत उसके पास आया लेकिन वो अभी अपना सर झुक के सामने खड़ा था। बेबी, आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करते। आप तो डैड के अच्छे बेबी हो और मेरी मीटिंग ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी। ओके, अब बताओ आप यहाँ क्यों आए थे? ये सुनते ही आद्यंत जल्दी से बोला, दाद, आपने कहा था इस संडे को आप, मैं और मॉम अम्यूजमेंट पार्क घूमने जाएंगे। आपने प्रॉमिस भी किया था। बोलते हुए आद्यंत अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आरंभ को देख रहा था। आरंभ उसका हाथ पकड़कर बोला, ऑफ कोर्स हम चलेंगे। उसके इतना कहते ही आद्यंत के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान तैर गई। ये लव यू डैड बोलकर वो आरंभ के गले से लग गया। अच्छा बच्चू, सारा लव यू सिर्फ डैड को। मॉम कहाँ है इसमें? बोलते हुए केसर ने अपने दोनों कमर पर हाथ रखे और उन दोनों बाप बेटे को घूरने लगी। आद्यंत ने अपनी मासूम आंखों से केसर की तरफ देखा और फिर जल्दी से बोला, मॉम आप जेलोस हो रहे हो। आप अपने बेटे और पति से जेलोस हो रहे हो। केसर आंखें रोल करते हुए बोली, इसे जेलोसी नहीं कहते, इसे कंप्लेन करना कहते हैं। बेबी, वैसे तो आप पूरा दिन मॉम ये कर दो, मॉम वो कर दो करता रहता है और आज डैड ने बाहर जाने की परमिशन क्या दे दी, आप अपनी मॉम को भूल ही गए। ओफो मॉम, इससे जेलोसी ही कहते हैं। मैंने सही कहा ना डैड? ये बोलते हुए उसने आरंभ की तरफ देखा। बेबी, यह कोई बात नहीं हुई। आप फंस रहे हो तो डैड क्यों फंस रहे हो इसमें?
आरंभ ने यह बात धीरे से कही थी लेकिन केसर में से सुन लिया था। केसर उन दोनों को घूरते हुए बोली, आजकल आप दोनों की जुबान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही है। लगता है मुझे वापस से खाने में तिंदे और करेले बनाना शुरू कर देने चाहिए, ताकि आप दोनों का दिमाग सही जगह पर आ जाए। ये सुनते ही आरंभ और आद्यंत दोनों एक साथ बोले, बिल्कुल भी नहीं, आप हमारे साथ यह जगती नहीं कर सकती। मैं कुछ भी कर सकती हूँ और मैं ये सच में करने वाली हूँ। केसर की यह बात सुनते ही दोनों का चेहरा उतर गया। अब मुंह बना बंद कर और अम्यूजमेंट पार्क जाना है ना बेबी, तो जाओ जाकर जल्दी से रेडी हो जाओ। मैंने आपके कपड़े ऑलरेडी निकाल के बेडरूम में रख दिए। केसर की बात सुनते ही आद्यंत तुरंत वहां से भागते हुए चला गया। संभाल कर बेबी, ये लड़का भी नहीं कभी शांत रह ही नहीं सकता। बोलते हुए केसर ने आरंभ की तरफ देखा, जो गौर से उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। ये कहते हुए आरंभ ने अपना हाथ केसर की तरफ बढ़ा दिया। केसर ने आरंभ के हाथ पर अपना हाथ रखा और फिर उसकी लप में बैठ गई। आरंभ ने केसर के चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे तक किया और फिर बोला, क्या हुआ? केसर गहरी सांस लेकर बोली, मासा का फोन आया था। वो पूछ रही थी कि हम कब वापस आएंगे। 3 साल हो गए हैं हुकुम सा। क्या अब हम सच में कभी इंडिया वापस नहीं जाएंगे? हमारा जवाब आपको पता है हुकुम रानी सा, उस जगह पर हमने आपको और आद्यंत को ऑलमोस्ट खो ही दिया था। इसके बावजूद भी आपको ये लगता है कि हम उस जगह पर जाएंगे, तो गलत लगता है आपको हुकुम रानी सा। बोलते हुए आरंभ ने अपनी पकड़ केसर के ऊपर मजबूत कर दी। केसर गहरी सांस लेकर बोली, लेकिन वहां आपका पूरा परिवार है हुकुम सा। हम जानते हैं, अभी हम आपको स्वार्थी लग रहे होंगे, और यह सच है कि आपके आने के बाद हम स्वार्थी हो चुके हैं। नहीं खो सकते हम आपको और नहीं अपने बच्चे को। आप नहीं समझ सकती इस फीलिंग को, कैसा फील हुआ था हमें उस वक्त जब आप और आद्यंत हमारी आंखों के सामने से गायब हो गए थे। आप नहीं समझ सकती उस फीलिंग को जब हमने आपकी बॉडी पर उसे बूम को देखा था। यकीन मानिए जिस वक्त उस इंसान ने जब हमारे बच्चे को मारने की कोशिश की थी ना, उस वक्त ऐसा लगा कि हमारे दिल ने धड़कन बंद कर दिया हो। आप नहीं समझ सकती उस फीलिंग को जब उस इंसान ने हमारे बच्चे को जान से मारने की कोशिश की। बहुत कुछ खोकर हमें आपको पाया है हुकुम रानी सा, और आपकी वजह से आज आद्यंत हमारी जिंदगी में है, और अगर आपके दोनों के लिए हमें स्वार्थी भी होना पड़े तो हम हो जाएंगे। ये बोलते हुए आरंभ ने केसर के सिर से अपना सिर जोड़ लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, जहां सिर्फ एक दूसरे के लिए बेनतहा प्यार था। केसर आरंभ के गाल पर अपना हाथ रखकर बोली, आई लव यू। हर बीतते पल के साथ हमारा प्यार आपके लिए बस बढ़ता ही जा रहा है हुकुम सा। क्यों है आप ऐसे, दुनिया के लिए अलग और हमारे और आद्यंत के लिए अलग? हम ऐसे नहीं थे हुकुम रानी सा, आपके हमारी जिंदगी में आने के बाद हम ऐसे बन गए हैं। हमारे लिए आप और हमारे छोटे कुबसा के अलावा कोई मैटर नहीं करता। अगर यह सेल्फिशनेस है तो ये साइम सेल्फिश। केसर कुछ कहती कि तभी बाहर से आद्यंत की आवाज आए, मॉम डैड। बोलते हुए उसने दरवाजा खोला और अंदर चलाया। केसर जल्दी से आरंभ की लब से उठकर खड़ी हो गई। आप लोग इतनी देर से अंदर क्या कर रहे हो? मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं। बोलकर उसने एक हाथ केसर का पकड़ लिया। केसर जल्दी से बोली, कुछ नहीं बेबी, वो मैं आपके डैड से कह रही थी कि आज का डिनर भी हम बाहर ही करेंगे। आफ्टर ऑल संडे इज आवर फैमिली टाइम, राइट? यू ऑलवेज राइट मॉम। अब जल्दी भी चलो ना, मुझसे वेट नहीं हो रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड। बोलकर आद्यंत केसर को अपने साथ खींचते हुए बाहर ले जाने लगा। आरंभ ने दोनों को देखकर अपना सिर हिलाया और फिर वह खुद भी उनके पीछे बाहर चलाया। वो तीनों बाहर गाड़ी के पास पहुंचे। आद्यंत पीछे बैक सीट पर बैठ गया और वहीं आरंभ और केसर आगे बैठ चुके थे। ड्राइविंग आरंभ ही कर रहा था। केसर एक बार टाइम चेक करके बोली, बेबी हम बस 2 घंटे के लिए अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे और फिर उसके बाद डिनर के लिए। कल स्कूल भी जाना है ना आपको? ओके। उद्धरण चिन्ह। आद्यंत जल्दी से बोला, ओके मॉम। बोलकर वह खिड़की से बाहर देखने लगा। अब गाड़ी में बिल्कुल शांति थी। तभी आरंभ ने अपना एक हाथ सीधे केसर के थाई पर रखा। केसर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने जल्दी से आद्यंत की तरफ देखा, जो कि गाड़ी से बाहर देख रहा था। केसर आरंभ को घूरते हुए बोली, यह आप क्या कर रहे हैं हुकुम सा? आद्यंत ने देख लिया तो? आरंभ बहुत ही आराम से ड्राइव करते हुए बोला, हुकुम रानी सा, वो आपकी तरह नहीं है। वो हमारा बेटा है, उसे अच्छे से पता है कि उसकी मॉम डैड को कब प्राइवेसी की जरूरत पड़ती है। हुकुम सा, आप तो अभी से मेरे बच्चे को बेशर्म बना रहे हैं। यह नहीं फेयर। बोलते हुए उसने मुंह बना लिया। इसे बेशर्मी नहीं, इसे स्किलफुल होना कहते हैं हुकुम रानी सा, जो आज तक आप समझ नहीं पाए।
ये बोलते हुए आरंभ में एक नज़र केसर को देखा और फिर दोबारा सामने देखते हुए ड्राइव करने लगा। आरंभ की यह बात सुनते ही केसर का मुंह खुला का खुला रह गया। वो आरंभ के सीने पर मारते हुए बोली, आप ना बहुत बड़े वाले बेशर्म हैं हुकुम सा, और हमें बेशर्म आपा ने बनाया है हुकुमरानी सा। ये कहते हुए आरंभ ने केसर की तरफ देखा और उसे आंख मारने के बाद दोबारा सामने देखने लगा। थोड़ी देर बाद आरंभ ने अपनी गाड़ी अम्यूजमेंट पार्क के बाहर पार्क की। तीनों अंदर चले गए। अंदर का माहौल किसी डिज्नी वर्ल्ड से कम नहीं था। वहां बहुत सारे राइड्स, शॉप, थिएटर और पता नहीं क्या क्या था। वो पहले भी यहां आ चुके थे, इसलिए उन्हें अच्छे से पता था उनके लिए कौन सी राइड सही है और कौन सी गलत। 2 घंटे में लगभग आद्यंत ने ऑलमोस्ट सारे राइड एंजॉय कर लिए थे और अब तक वो बुरी तरीके से थक भी चुका था। आफ्टर ऑल वो बस 3 साल का था। आधे घंटे बाद आरंभ, केसर और आद्यंत, वो तीनों के तीनों एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। आद्यंत के लिए वहां पर एक अलग से चेयर लगी हुई थी जो स्पेशल बच्चों के लिए होती है। केसर आद्यंत को देखते हुए बोली, मजा आया। आद्यंत एक्साइटेड होकर बोला, यस मॉम, बहुत सारा मजा आया। क्या हम दोबारा जा सकते हैं? ऑफ कोर्स बेबी, हम दोबारा जा सकते हैं। इनफैक्ट हर संडे को वहां जाएंगे। बोलते हुए केसर ने उसके बालों को ठीक किया। अब तक उनका ऑर्डर भी आ चुका था। केसर खुद आद्यंत को खिला रही थी। केसर ने एक नजर आरंभ की तरफ देखा जो अपने फोन में लगा हुआ था। वो आरंभ को घूरते हुए बोली, हुकुम सा खाने को इग्नोर करके उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। ओके, रख दिया हमने। ये बोलकर आरंभ ने अपना फोन वहीं साइड में रख दिया। आरंभ ने खाने का एक बाइट केसर की तरफ बढ़ाया। उसकी यह आदत थी जो खुद से पहले हमेशा केसर को खिलाता था। केसर ने जल्दी से वो बाइट खा लिया और आरंभ की तरफ देखते हुए मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद उनका डिनर कंप्लीट हो चुका था। आरंभ दोनों को देखकर बोला, चले? नो, केसर और आद्यंत में एक साथ कहा और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आरंभ की तरफ देखने लगे। आरंभ की आंखें छोटी हो गई और वो दोनों को घूरते हुए बोला, व्हाट? हमें आइसक्रीम खानी है। केसर जल्दी से बोली। आरंभ दोनों को घूरते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, रात के वक्त नो आइसक्रीम, तबीयत खराब हो जाएगी। हुकुम सा, कोई तबीयत खराब नहीं होगी, जस्ट रिलैक्स। ओके, हमें और आद्यंत, मतलब हम दोनों को आइसक्रीम खानी है ना बेबी? आद्यंत जल्दी से बोला, येस मॉम, एंड आई वॉन्ट हेजलनट चॉकलेट आइसक्रीम एंड आई वॉन्ट पिस्ता फ्लेवर आइसक्रीम। केसर भी जल्दी से बोली। आरंभ कुछ पल उन दोनों माँ बेटे को घूरकर देखा और फिर अपनी आंखों को घुमाते हुए बोला, नो आइसक्रीम। उसके इतना कहते ही केसर और आद्यंत, वो दोनों ही अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आरंभ को मासूमियत से देखने लगे। और यहाँ हमारे हुकुम सा हार गए। ऑफकोर्स वो उनकी बड़ी बड़ी आंखों को इग्नोर नहीं कर सकता था और यह उसकी वीक पॉइंट थी जिसका फायदा वो दोनों माँ बेटे अच्छे से उठाते थे। आरंभ ने वेटर को इशारा किया और दोनों के लिए आइसक्रीम ऑर्डर कर दी। थोड़ी देर बाद उनकी आइसक्रीम आ चुकी थी। उन दोनों ने अपनी आइसक्रीम खत्म की और फिर तीनों घर के लिए निकल गए। गुना 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 आरंभ इस वक्त अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था। तभी केसर ने पीछे से उसे टाइटली हग कर लिया। आरंभ के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने केसर को अपने सामने किया और उसे देखते हुए बोला, आप सोई नहीं? आपकी बाहों में सोने की इतनी बुरी आदत लगी है ना हुकुम सा, कि आपके बिना वो बिस्तर हमें काटने को दौड़ता है। बोलकर केसर ने मुंह बना लिया। आरंभ को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। आखिर उसकी हालत भी कुछ ऐसी ही थी। बिना केसर को अपनी बाहों में लिए मजार है कि उसे नींद आ जाए। आद्यंत, वो सो गए। आरंभ ने उसके बालों को उसके कान के पीछे टक करते हुए बोला, हम बस अभी सुला कर ही आ रही हूं। बोलकर केसर ने उसके कंधे पर अपना और कुछ सोचने लगी। क्या हुआ, क्या सोच रही है? आरंभ ने उसे अपनी बाहों में लेते हुए कहा। डर लगता है हुकुम सा, और आज भी लगता है। ये सोचकर अगर हम वहां से नहीं निकले होते तो क्या होता? केसर की बात सुनते ही आरंभ कहीं खो गया। फ्लैशबैक 3 साल पहले। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट बचे थे। आरंभ और केसर उस पोजीशन में थे। धीरज और मधु की डेड बॉडी एक तरफ पड़ी हुई थी। तभी अद्यंत के रोने की आवाज उन दोनों को आई। अगली पल केसर ने अपनी आंखें खोल ली और अद्यंत की तरफ देखा। वो सबकते हुए बोली, हमें हमारे बच्चे के साथ जीना है, उनका हमें नहीं मरना। ये बोलते हुए वो बुरी तरह से रोने लगी। आरंभ ने केसर के चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, प्रॉमिस किया था न हमने आपके साथ हुकुमरानी का। हम हमारी इस छोटी सी फैमिली को कुछ नहीं होने देंगे। एंड बिलीव मी, आरंभ प्रताप सिंह इज द मैन ऑफ हिज वर्ड्स एंड नाउ इट्स टाइम टू प्रूव। आरंभ खड़ा हुआ और उसने कुछ पल कुछ जैकेट को घूरकर दिखाया जिसे केसर ने पहन रखा था। वो कुछ सोच रहा था। क्या हुआ अगर हम बम डिफ्यूज नहीं कर सकते?
हम इस जैकेट को तो निकाल सकते हैं ना? ये बोलते हुए आरंभ ने बहुत आराम से और बिना कोई गलती किए इस जैकेट को केसर से अलग कर दिया। केसर कड़ी हुई और जल्दी से आद्यंत के पास गई। उसने आद्यंत को अपने सीने से लगा लिया। आरंभ केसर के पास आया और उसका हाथ पकड़ा और फिर दोनों जल्दी से उससे फ्लो से निकाल गए। वह लोग इस वक्त तीसरे फ्लो पर थे। वो दोनों जैसे ही नीचे आए केसर एकदम से नीचे गिर गई, लेकिन उसने आद्यंत को संभाल लिया था। आरंभ आद्यंत को अपनी गोद में लेकर बोला, हुकुम रानी सा उठने की कोशिश कीजिए। केसर धीरे से बोलो, हमसे नहीं होता हुकुम, तो हमारे पैर में बहुत चोट आई है। आरंभ ने एक नज़र केसर के पैर की तरफ देखा जहां से बहुत खून बह रहा था। वो केसर का हाथ पकड़कर बोला, हुकुम रानी सा उठने की कोशिश कीजिए, बस थोड़ी दूर और जाना है, ब्लास्ट होने ही वाला होगा। केसर बहुत मुश्किल से खड़ी हुई। वो दोनों पीछे वाले रास्ते से निकल रहे थे क्योंकि सामने वाला रास्ता धीरज ने पहले ही जाम कर रखा था। वो लोग करीब 5 मिनट की दूरी पर ही पहुंचे थे कि तभी ब्लास्ट हुआ और वो तीनों थोड़ी दूर जा गिरे। आरंभ ने केसर और आद्यंत को अपने सीने से लगा रखा था। उसने पीछे पलटकर देखा, अब वो खंडहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। फ्लैशबैक एंड मॉम डैड। आद्यंत की आवाज सुनते ही केसर और आरंभ ने पलटकर उसकी तरफ देखा। बालकनी की स्लाइडिंग डोर के पास आद्यंत अपना तकिया लेकर खड़ा था। केसर आद्यंत के पास आई और घुटनों के बल उसके सामने बैठकर बोली, क्या हुआ बेबी, आप तो सो गए थे ना, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? पता नहीं, बस नींद खुल गई और अब मुझे अकेले नहीं सोना है, आपके साथ सोना है। बोलते हुए वो अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों से केसर को देख रहा था। रियली? केसर जल्दी से बोली। आद्यंत छोटा जरूर था लेकिन उसे बचपन से ही अलग सोने की आदत थी, मतलब वो अपने कमरे में ज्यादा कंफर्टेबल था। आद्यंत ने जल्दी से अपना सर में हिलाया और बेड की तरफ बढ़ गया। वो बेड पर बैठा, उसने बीच में अपना तकिया रख दिया। आरंभ केसर के पास आया और धीरे से बोला, डोंट टेल मी कि ये हमारे बीच में सोने वाला है। उद्धरण चिन्ह। हुकुम सा, ऐसे नहीं बोलते, बोलकर वो बेड की तरफ बढ़ गई। केसर ने अद्यंत को बेड पर लेटने का इशारा किया। अद्यंत जल्दी से लेट गया। केसर उसके एक तरफ लेटी हुई थी और आरंभ भी अद्यंत की दूसरी तरफ आकर लेट गया। उन दोनों के बीच में अद्यंत आराम से लेटा हुआ था। केसर अद्यंत को ब्लैंकेट से कवर करोगे हुए बोली, गुड नाइट माई बेबी। अद्यंत जल्दी से बोला, गुड नाइट मॉम। गुड नाइट डैड। बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। केसर ने आरंभ की तरफ देखा। आरंभ धीरे से बोला, आई लव यू। बोलकर उसने आरंभ के माथे को अपने होठों से छू लिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।